हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का इंग्लिश लेसन 6 हम पढ़ रहे थे। इस चैप्टर का नाम है इवान। इस चैप्टर से रिलेटेड 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। आपको दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर आप लोग क्लास 8 का इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए मेरे सेकंड चैनल से जुड़ सकते हैं। मेरे सेकंड चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमने पिछले वीडियो में इस चैप्टर का कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया था। C.3 तक हमने सॉल्व कर लिया था। आज के वीडियो में हम बाकी का सारा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो हम आज ग्रामर पढ़ेंगे। ग्रामर में हम क्या पढ़ेंगे? क्लाउजेज। क्लाउजेज, क्लाउज का हिंदी मीनिंग क्या होता है? उपवाक्य। उपवाक्य, ठीक है। क्लाउज जो होता है वो सेंटेंस का ही एक पार्ट होता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सेंटेंस जो है वो क्लाउज से बना होता है, ठीक है। क्लाउज का हिंदी मीनिंग उपवाक्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इसको हम पढ़ेंगे। इवान वॉज अ फार्मर हु लिव्ड इन अ विलेज इन रसिया। यानी कि इवान एक किसान थे जो रसिया के एक गांव में रहते थे। ही हैड 3 sons who were laborious। यानी उनके 3 बेटे थे और वे बहुत परिश्रमी थे। थर्ड सेंटेंस है, गैब्रियल वेंट टू कोर्ट बाय बस बट इवान वेंट देयर बाय ट्रेन। मतलब गैब्रियल कोर्ट बस से गया लेकिन इवान वहाँ ट्रेन से गया, ठीक है। गैब्रियल कोर्ट जो है बस से गया और इवान कोर्ट ट्रेन से गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल द 3 sentences given above have 2 separate sentences structure. Sentence A consists of Ivan was a farmer and who lived in a village in Russia. कहने का मतलब ये है कि जो सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है 2 सेंटेंसेस में है, ठीक है। 2 सेपरेट सेंटेंस है। पहला सेंटेंस जो है, Ivan was a farmer who lived in a village in Russia. The second part is depend on the first. इसमें बोल रहा है कि जो पहला सेंटेंस है, Ivan was a farmer who lived in a village in Russia. तो इसमें क्या है कि ये जो पहला सेंटेंस है ये दूसरा सेंटेंस पहले सेंटेंस पे डिपेंड है, यानी निर्भर है। ये दूसरा सेंटेंस पहले सेंटेंस पे निर्भर है। यहाँ पे बोल रहा है हु लिव्ड इन अ विलेज इन रसिया, जो रसिया के एक गांव में रहता था। कौन गांव में रहता था? इवान, जो कि किसान था। तो इस तरह से ये वाला सेंटेंस जो है ये दूसरा सेंटेंस है और ये पहला सेंटेंस है। तो ये दूसरा जो सेंटेंस है ये पहले सेंटेंस पे डिपेंड है, यानी निर्भर है। तो ये चीज़ यहाँ पर बोला गया है कि द सेकेंड पार्ट इज डिपेंडेंट ऑन द फर्स्ट। सिमिलरली, यानी कि उसी तरह से सेंटेंस बी में कंसिस्ट ऑफ ही हैड 3 sons and who were laborious। तो इसमें भी वैसे ही है, ही हैड 3 sons। यहाँ पे ये पहला सेंटेंस हो गया, ही हैड 3 sons, मतलब उसके 4 पुत्र थे। who were laborious, जो परिश्रमी थे। तो ये दूसरा सेंटेंस हो गया। तो इसमें भी वैसे ही है, ये दूसरा सेंटेंस जो है ये पहले सेंटेंस पर डिपेंड है। ही हैड 3 sons, उसके 3 पुत्र थे। who were laborious, जो परिश्रमी थे। कौन परिश्रमी थे? ही हैड 3 sons, उसके 3 बेटे थे जो परिश्रमी थे। मतलब ये दूसरा सेंटेंस पहले सेंटेंस पर डिपेंड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सेकेंड इज अगेन डिपेंडेंट ऑन द फर्स्ट। तो सेकेंड सेंटेंस भी उसी तरह से फर्स्ट सेंटेंस पे डिपेंड है। सेंटेंस सी ऑल्सो हैज़ 2 सेपरेट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। बोथ दीज स्ट्रक्चर्स आर इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पर भी 2 सेंटेंस हैं लेकिन ये सेंटेंस जो है एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। यहाँ पर भी 2 सेंटेंस है लेकिन यहाँ पर दूसरा सेंटेंस पहले सेंटेंस पर डिपेंड नहीं है। इसको हम पढ़ते हैं। गैब्रियल वेंट टू कोर्ट बाय बस। गैब्रियल बस से कोर्ट गया। इवान वेंट देयर बाय ट्रेन। इवान वहाँ ट्रेन से गया। तो ये दूसरा सेंटेंस जो है पहले सेंटेंस पर निर्भर नहीं है, इसलिए यहाँ पर बोला गया है सेंटेंस
also sentence C also has two separate sentence structure. Both these structures are independent. यहाँ पे क्या है, independent, मतलब वो दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, मतलब खुद पर ही निर्भर है. सेंटेंस A and B therefore consist of a principal clause and a subordinate clause. इस सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लाउज ये वाला हो गया, ये हो गया प्रिंसिपल क्लाउज. फर्स्ट सेंटेंस जिस सेंटेंस पर दूसरा सेंटेंस निर्भर है यानी डिपेंड है, तो ये वाला हो गया प्रिंसिपल क्लाउज, और ये वाला सेंटेंस हो गया सब ऑर्डिनेट क्लाउज. सब ऑर्डिनेट क्लाउज हो गया. तो इसी तरह से सेकेंड सेंटेंस में भी है, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल क्लाउज और ये वाला हो गया सेकेंड नंबर का सेंटेंस सब ऑर्डिनेट क्लाउज. यहाँ पर बोल रहा है अ प्रिंसिपल क्लाउज इज दैट विच हैज़ इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी वेयर्स अ सबऑर्डिनेट क्लाउज डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल क्लाउज. मतलब प्रिंसिपल क्लाउज वह है जो खुद पर निर्भर है और सब ऑर्डिनेट क्लाउज वह है जो कि प्रिंसिपल क्लाउज पे डिपेंड है. सेंटेंस सी कंसिस्ट ऑफ टू इंडिपेंडेंट क्लाउजेस विच आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट क्लाउजेस. क्लाउज तीन तरह के होते हैं, प्रिंसिपल क्लाउज, सब ऑर्डिनेट क्लाउज और कोऑर्डिनेट क्लाउज. तो मैंने आपको प्रिंसिपल क्लाउज और सब ऑर्डिनेट क्लाउज बताया. और सेंटेंस नंबर थर्ड, सी सेंटेंस में दो सेंटेंस है और दोनों ही सेंटेंस एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, दोनों सेंटेंस इंडिपेंडेंट है, मतलब खुद पर निर्भर है. तो ऐसा सेंटेंस क्या कहलाएगा, ऐसा सेंटेंस कोऑर्डिनेट क्लाउज कहलाएगा. तो ये कौन सा क्लाउज है, कोऑर्डिनेट क्लाउज. कोऑर्डिनेट क्लाउज तीन तरह का क्लाउज है, प्रिंसिपल क्लाउज, सब ऑर्डिनेट क्लाउज और कोऑर्डिनेट क्लाउज. नाउ रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल क्लाउज, द सब ऑर्डिनेट क्लाउज एंड द कोऑर्डिनेट क्लाउज. तो हमें अभी इन सेंटेंस को पढ़ना है और इसमें से हमें बताना है कि कौन सा सेंटेंस जो है प्रिंसिपल क्लाउज है, कौन सा सब ऑर्डिनेट क्लाउज है और कौन सा कोऑर्डिनेट क्लाउज है. तो 6 सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है. चलिए हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा प्रिंसिपल क्लाउज, सब ऑर्डिनेट क्लाउज और कोऑर्डिनेट क्लाउज है. तो चलिए हम लोग सेंटेंस देखते हैं. पहला सेंटेंस है आई डोंट नो वेयर सी लिव्स, मतलब मैं नहीं जानता कि वह कहाँ रहती है. तो इसमें दो सेंटेंस हैं. पहला है आई डोंट नो और वेयर सी लिव्स, वह कहाँ रहती है. ये हो गया फर्स्ट सेंटेंस और ये सेकंड सेंटेंस. तो ये वाला हो गया प्रिंसिपल क्लाउज, पी सी यानी कि प्रिंसिपल क्लाउज, सब ऑर्डिनेट क्लाउज, ये वाला हो गया सब ऑर्डिनेट क्लाउज. ठीक है, ये वाला सेंटेंस जो है इस सेंटेंस पर निर्भर है यानी डिपेंड है. सेकेंड नंबर का है एन ओल्ड मैन हैड 4 सन्स हु वेर लेजी. बूढ़े आदमी को 4 बेटे थे जो आलसी थे. तो ये जो पहला सेंटेंस है ये वाला सेंटेंस हो गया प्रिंसिपल क्लाउज और ये वाला दूसरा सेंटेंस जो है ये हो गया हमारा सब ऑर्डिनेट क्लाउज. मैंने इस तरह से सब ऑर्डिनेट क्लाउज को लिखा हुआ है और इसका स्पेलिंग यहाँ पर दिया गया है प्रिंसिपल क्लाउज, सब ऑर्डिनेट क्लाउज एंड कोऑर्डिनेट क्लाउज. तो हमारा सेकेंड नंबर तक हो चुका है. तो ये वाला प्रिंसिपल क्लाउज हो गया और ये वाला सब ऑर्डिनेट क्लाउज हो गया. तीसरे नंबर में है रामू वॉज पुअर बट हिज सिस्टर वॉज ऑनेस्ट. तो ये वाला जो है ये हो गया कोऑर्डिनेट क्लाउज. ठीक है, इसमें दो सेंटेंस हैं. कह रहा है रामू वॉज पुअर, रामू गरीब था, हिज सिस्टर वॉज ऑनेस्ट, उसकी बहन ईमानदार थी. तो ये वाला हो गया कोऑर्डिनेट क्लाउज. 4 नंबर में है आई कांट फॉरगेट यू एज लॉन्ग एज आई लिव. मैं तुम्हें नहीं भूल सकता जब तक मैं जिंदा हूँ. तो ये वाला सेंटेंस जो है ये हो गया प्रिंसिपल क्लाउज और ये वाला हो गया हमारा सब ऑर्डिनेट क्लाउज. नेक्स्ट, ही इज़ अगली बट हिज वाइफ इज़ ब्यूटीफुल. वह सुंदर नहीं है. ही इज़ अगली, अगली का मतलब होता है कुरूप. ही इज़ अगली बट हिज वाइफ इज़ ब्यूटीफुल. वह कुरूप है लेकिन उसकी पत्नी सुंदर है. इसमें दो सेंटेंस हैं, वह कुरूप है, उसकी पत्नी सुंदर है. तो इसको हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेट क्लाउज. कोऑर्डिनेट क्लाउज क्योंकि ये सेंटेंस जो है दूसरा सेंटेंस पहले सेंटेंस पर निर्भर नहीं है.
तो ये खुद भी एक सेंटेंस है। हिज वाइफ इज़ ब्यूटीफुल, तो ये किसी सेंटेंस पर निर्भर नहीं है। हिज वाइफ इज़ ब्यूटीफुल, ही इज़ अगली, ये दो अलग अलग सेंटेंस हैं। वह कुरूप है, उसकी पत्नी सुंदर है। ये कोऑर्डिनेट क्लाउज हो गया। नेक्स्ट है अभिषेक वॉज फॉन्ड ऑफ रसगुल्लाज बट ही डिड नॉट लाइक जलेबीज। मतलब अभिषेक को रसगुल्ला पसंद है, वह जलेबी पसंद नहीं करता है। तो ये वाला भी हो गया कोऑर्डिनेट क्लाउज। ठीक है, ये हो गया कोऑर्डिनेट क्लाउज। कैसे? यहाँ पर एक सेंटेंस है अभिषेक वॉज अ फॉन्ड ऑफ रसगुल्ला, मतलब अभिषेक को रसगुल्ला पसंद है। और ये दूसरा सेंटेंस हो गया ही डिड नॉट लाइक जलेबीज, मतलब उसको जलेबी पसंद नहीं है। तो ये दो सेंटेंस हो गया और दोनों ही सेंटेंस एक दूसरे पर दोनों सेंटेंस में दूसरा सेंटेंस जो है वो पहले सेंटेंस पर निर्भर नहीं है, यानी डिपेंड नहीं है। तो इसलिए ये वाला सेंटेंस जो है ये कोऑर्डिनेट क्लाउज हो गया। इतना हमारा क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, लेट्स टॉक। डिस्कस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फर्स्ट इन स्मॉल ग्रुप्स एंड देन विद द होल क्लास। दो टॉपिक है, हैट्रेड ब्रीड्स हैट्रेड, मतलब नफरत नफरत को बढ़ाता है। दूसरा है एंगर लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, दूसरा है एंगर लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, मतलब क्रोध विनाश की तरफ ले जाता है। यहाँ पर दो टॉपिक दिए गए हैं, इसको आपको अपने क्लास में अपने ग्रुप में डिस्कस करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंपोजिशन। राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द टॉपिक्स लिस्टेड इन E.1 फॉर डिस्कशन। E.1 में दो टॉपिक दिए गए हैं और इनमें से किसी एक टॉपिक पर आपको डिस्कस करना है। और यहाँ पर लिखना है 60 to 80 वर्ड्स, मतलब 60 से 80 शब्दों में आपको उनमें से किसी एक टॉपिक पर लिखना है। दो टॉपिक है, पहला है हैट्रेड ब्रीड्स हैट्रेड, यानी नफरत नफरत को बढ़ाता है, और दूसरा है एंगर लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, मतलब क्रोध विनाश की तरफ ले जाता है। तो इनमें से किसी भी एक टॉपिक पर आपको 60 से 80 शब्दों में लिखना है। मैंने यहाँ पर लिखा है हैट्रेड ब्रीड्स हैट्रेड, मतलब नफरत नफरत को बढ़ाती है। इस टॉपिक पर मैंने लिखा हुआ है हैट्रेड इज़ नेवर गुड, मतलब नफरत कभी अच्छा नहीं होता है। इट लीड्स टू एंगर, मतलब यह क्रोध की तरफ ले जाता है। एंड एंगर लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, और क्रोध विनाश की तरफ ले जाता है। द पर्सन हु हेट्स अदर पर्सन कैन नेवर लिव इन पीस, मतलब जो व्यक्ति नफरत करता है वह कभी भी शांति से नहीं रह सकता है। हिज माइंड इज़ ऑलवेज टू बी डिस्टर्ब, उसका माइंड जो हमेशा डिस्टर्ब रहता है। कौन से व्यक्ति का? जो व्यक्ति नफरत करता है। जो व्यक्ति किसी से भी नफरत करता है तो उसका माइंड जो हमेशा नफरत की तरफ ही बढ़ता है और उसका माइंड हमेशा डिस्टर्ब रहता है। द हेटिंग मैन फॉरगेट्स टू डिस्टिंग्विश राइट फ्रॉम रॉन्ग, मतलब जो व्यक्ति नफरत करता है उसको सही और गलत में वो फ़र्क करना भूल जाता है। ही ऑल्सो फील्स रॉन्ग डूइंग राइट, वह गलत भी करता है तो इसको सही लगता है, मतलब वह गलत काम भी करता है तो उसको सही लगता है, सही महसूस होता है। दैट्स वाई नो मैन शुड हेट एनी वन, इसलिए किसी भी आदमी को किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए। तो ये है हमारा एक टॉपिक हैट्रेड ब्रीड्स हैट्रेड, नफरत नफरत को बढ़ाती है। इस टॉपिक पे मैंने लिखा और यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया था। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको वीडियो पॉज करके इसको अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसलेशन। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू हिंदी और योर मदर टंग, मतलब यहाँ पर जो पैराग्राफ दिया गया है इसको हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए या फिर योर मदर टंग, मतलब अपनी मातृभाषा में। मदर टंग का मतलब होता है मातृभाषा, तो हमें अपनी मातृभाषा में इसको अनुवाद करना है। पैराग्राफ है इवान हैड सम हैंस, वन डे अ hen flew across the fence. She laid an egg in Gabriel's house. Ivan's daughter-in-law went to his house to inquire into the matter. Gabriel's mother replied rudely. It led to a quarrel. Soon, Ivan, Gabriel and their wives started quarreling. Their neighbors had to intervene to pacify them. तो इसका मैंने यहाँ पे हिंदी अनुवाद लिखा हुआ है। इवान हैड सम हैंस, इसका मतलब क्या हुआ? इवान के पास कुछ मुर्गियाँ थी।
नेक्स्ट, वन डे अ hen flew across द फेंस। फेंस का मतलब होता है चार दीवारी। तो एक दिन मुर्गी उड़कर चार दीवारी के बाहर चली गई। ठीक है, वन डे यानी कि एक दिन। चलिए आगे है, सी लेड एन एग इन गैब्रियल्स हाउस। मतलब उसने गैब्रियल के घर में अंडा दे दिया। उसने गैब्रियल के घर में अंडा दिया, मतलब मुर्गी ने गैब्रियल के घर में अंडा दे दिया। इवान्स डॉटर इन लॉ वेंट टू हिज हाउस टू इंक्वायर इनटू द मैटर। यानी इवान की बहू यानी कि इवान की पतोहू जो है मामले की पूछताछ करने के लिए उसके घर गई। किसके घर? गैब्रियल के घर। आगे है, गैब्रियल्स मदर रिप्लाइड रूडली। मतलब गैब्रियल की माँ ने रूखे से उत्तर दिया। जब इवान की बहू ने गैब्रियल की माँ से पूछा उस मामले के बारे में, मुर्गी जो उसके यहाँ चली गई थी, तो गैब्रियल की जो माँ थी वो रूडली उन्होंने उत्तर दिया, मतलब रूखे से उत्तर दिया। इट लेड टू अ क्वेरल। इससे झगड़ा हो गया। सुन इवान, गैब्रियल एंड देयर वाइफ्स स्टार्टेड क्वेरलिंग। शीघ्र ही इवान, गैब्रियल और उसकी पत्नियां, मतलब इवान और गैब्रियल की पत्नियां जो है लड़ने लगी। देयर नाइबर्स हैड टू इंटरवेन टू पैसिफाई देम। मतलब उनके पड़ोसियों को झगड़ा शांत कराने के लिए बीच में आना पड़ा। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो पॉज करके इसको अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। और मैंने इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में पूरा इस स्टोरी का हिंदी मीनिंग भी बताया है, तो आप इस वीडियो को देखने से पहले एक बार उस दोनों पार्ट को जरूर देख लीजिएगा। चलिए हम इस चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन एक्टिविटी है ग्रुप वर्क लैंग्वेज गेम। यहाँ पे एक गेम दिया गया है, देखते हैं कौन सा गेम है। द फर्स्ट स्टूडेंट राइट्स अ वर्ड ऑन द ब्लैक बोर्ड। मतलब किसी एक स्टूडेंट को ब्लैक बोर्ड पे एक वर्ड लिखना है, ठीक है, शब्द लिखना है। द नेक्स्ट स्टूडेंट राइट्स अ वर्ड बिगिनिंग विथ द लास्ट लेटर ऑफ द प्रीवियस वर्ड। मतलब पहले स्टूडेंट ने ब्लैक बोर्ड पे जो भी वर्ड लिखा है उसका जो लास्ट लेटर है उससे दूसरे स्टूडेंट को उस लास्ट वाले लेटर से दूसरा वर्ड लिखना है, ठीक है। द नेक्स्ट स्टूडेंट राइट्स द वर्ड बिगिनिंग विथ द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड रिटन बाय द सेकेंड स्टूडेंट। हियर इज एन एग्जाम्पल। इसमें करना क्या है, पहले स्टूडेंट को एक वर्ड लिखना है और उस वर्ड का जो लास्ट लेटर है उस लास्ट लेटर से दूसरे स्टूडेंट को दूसरा वर्ड लिखना है। फिर उस वर्ड का जो लास्ट लेटर होगा उससे फिर तीसरे स्टूडेंट को दूसरा वर्ड लिखना है, ठीक है। इसी तरह से 20 वर्ड आपको लिखना है। इस तरह से 20 वर्ड लिखना है, यानी कि 20 वर्ड। यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीट द एक्टिविटी बाय राइटिंग एट लीस्ट 20 वर्ड। मतलब इस तरह से आपको 20 शब्द लिखना है। चलिए यहाँ पर हम इस एक्टिविटी को करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 4 वर्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है कौन कौन सा है, वर्क है और काइट है, फिर ईट एंड टॉय, इस तरह से लिखा हुआ है। अब हमें यहाँ पे वाई से इसका लास्ट हुआ है, तो वाई से हम क्या लिख सकते हैं, येलो, ठीक है। WATCH वॉच यानी कि देखना। H से लिख सकते हैं ऑनेस्ट। T से लिख सकते हैं ट्री। E से लिख सकते हैं एग। G से लिख सकते हैं गॉट। T फिर से T आया, T से लिख सकते हैं टाइम। E से लिख सकते हैं इनफ। ENOUGH इनफ। H आया तो इससे लिख सकते हैं हार्म। M आया, M से लिख सकते हैं मैंगो। O आया, इससे लिख सकते हैं आउल। L से लिख सकते हैं लॉस। S से लिख सकते हैं सिंग। फिर से G आया, G से हम लिख सकते हैं ग्रीन। लास्ट में आया N से लिख सकते हैं नो। लास्ट में O आया है
ओ से लिख सकते हैं ओपन। ये हो गया हमारा 20 वर्ड। तो यही वाला गेम था जिसमें कि हमें पहले एक स्टूडेंट को एक वर्ड लिखना था, फिर उससे जो उस वर्ड का जो लास्ट लेटर था उससे फिर एक वर्ड लिखना था, फिर उस वर्ड के लास्ट लेटर से फिर तीसरा वर्ड लिखना था। इसी तरह से हमें 20 वर्ड्स लिखने थे। तो इस तरह से यह वाला चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।